So now we are going to discuss say alternating current circuit for say inductor. अभी हमने resistors देखा है. Okay. So now we are going to see alternating circuit containing inductor only. Okay. So हम inductor join करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या changes हो रहे हैं. Okay. So इसमें कई terminologies आएगी जो एक्चुअली इसके पहले वाले चैप्टर में है तो वो हमारा बाकी है. सो जो आएगा अभी मैं बता दूंगा, डिटेल्ड में हम तभी देखेंगे. ओके चलो. सो अल्टरनेटिंग एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली. ओके सो देखो क्या किया है हमने. ये हमारी सर्किट है, वो सर्किट में हमने एसी सोर्स लिया हुआ है. मेन चीज तो है हमारे एसी सोर्स लेना. तो एसी सोर्स हमने ले लिया है, इंस्टेंटेनियस करंट आई है, एंड देन हमने एक इंडक्टर लिया है जिसका इंडक्टेंस L है. इंडक्टर हमने लिया है. इंडक्टर में क्या क्या हो सकता है. इंडक्टर में हमारी से इलेक्ट्रिकल कॉइल हो सकती है, इंडक्टर में हमारा सोलेनॉइड हो सकता है. ओके तो वैसा एक इंडक्टर हमने लिया हुआ है एंड एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है. तो फिर क्या क्या होगा. एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है तो उसके वोल्टेज करंट में क्या होगा, कैसा होगा, वो सब हमें देखना है. ओके चलो. तो अगेन एसी सोर्स है तो एसी सोर्स का वोल्टेज हम वैसे ही डिनोट करेंगे जैसे हम करते हैं, दैट इज E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी. ओके तो वो हमने कर दिया. E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा. डन. ओके नाउ एक प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर की. इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर इंडक्टर में से जो करंट पास हो रहा है, वो सब हम प्रीवियस चैप्टर जो अभी हमारा बाकी है उसमें देखेंगे कि अगर इंडक्टर में करंट बार बार चेंज होते रहता है, ओके तो उसमें एक सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है, से ईएमएफ स्मॉल ई. ओके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके तो वो सेल्फ इंडक्शन क्रिएट हो जाता है. लेकिन वो कब क्रिएट होता है, जब करंट बार बार ऐसे चेंज हो रहा हो, तो वो चेंज को अपोज करने के लिए ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. वो अपोज करता है जस्ट लाइक रेजिस्टेंस. ओके वो अपोज करता है वो चेंज इन द करंट को. सो हमने तो एसी सोर्स लिया हुआ है, तो एसी सोर्स में तो हमारा करंट अल्टरनेटिंग करंट ही है, तो बार बार चेंज होता रहेगा. सो यहाँ पर भी इंडक्टेंस और इंडक्टेंस का से ये सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस का जो ई है, ईएमएफ है, वो प्रोड्यूस हो जाएगा. ओके और वो उसकी वैल्यू होती है -L. माइनस किस वजह से, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होता है. ऑल दोज थिंग्स वी विल सी ओके इन दैट चैप्टर. सो उसका फॉर्मूला है, अभी के लिए ये फॉर्मूला याद रख लो क्योंकि हमारा चैप्टर बाकी है, इसीलिए E is equals to -L di/dt. ओके सो जो EMF प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या है, E is equals to -L di/dt. डन. ओके नाउ ये जो E है वो हमारा जो हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज एसी का जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होता है. अप्लाइड वोल्टेज है तो हम अप्लाइड वोल्टेज भी हम कैसे, जैसे कि डीसी वोल्टेज है तो कहां से कहां, ऐसे प्लस से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जा रहा है, ऐसे हम लेते हैं. तो यहाँ पर भी जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मतलब करंट अगर ऐसे जा रहा है, सो हमारा जो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा. किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, करंट अगर ऐसे जा रहा होता तो वो ऐसे प्रोड्यूस होता, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे प्रोड्यूस होता. ओके ओके सो इसीलिए हमने E को लिखा हुआ है जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से. ओके सो नाउ हम क्या कर सकते हैं कि ये जो E इज इक्वल्स टू -E है, तो ये माइनस, ये जो E है वो तो हमारा फॉर्मूला है ही -L di/dt. तो E की जगह हमने लिख दिया -L di/dt. नाउ ये जो -E है उसका फॉर्मूला तो हमारे पास है, माइनस का तो माइनस, लेकिन E का फॉर्मूला जो अप्लाइड एसी वोल्टेज है उसका फॉर्मूला है E0 sin ओमेगा t.
डन। ओके, सो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब हमारे पास इतना आ गया है। ओके, अब हमारे पास इतना आ गया है। अब माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास आ गया है से di इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब सिर्फ di इज इक्वल्स टू, सो di इज इक्वल्स टू e माइनस माइनस प्लस हो गया, e नॉट के डिवाइड में चला गया l और ये dt ऊपर चला गया, तो e नॉट बाई l साइन ओमेगा t dt di मिल गया। हाँ बोलो सर, वो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था वही ये करेंगे तो वो कैपिटल ई को मैं v बोल रहा हूँ, ठीक है। तो v प्लस e इज इक्वल्स टू 0, v प्लस e इज इक्वल्स टू 0। हाँ, ये देखो e है और ये e है, तो ये v है, तो इसको उस साइड ले जाओगे तो 0 हो जाएगा। हाँ, e को इस साइड ले जाना। हाँ, किसी को भी मतलब आगे पीछे लोगे तो वो 0 हो जाए, ये माइनस है, उस साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो e प्लस दिस e दैट इज इक्वल्स टू 0। यस, फिर वो उस स्मॉल e को हम इधर लेके आएंगे तो वो माइनस माइनस वो प्लस में होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वो माइनस माइनस यस कर सकते हैं। ओके, जैसे करना हो कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। ये माइनस e को इधर ले जाओ तो प्लस हो गया, तो कैपिटल E प्लस स्मॉल e दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, वही है। ओके, सो di इज इक्वल्स टू ये मिल गया हमें। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, हमें तो i की वैल्यू चाहिए थी। जैसे कि हमने जब रेजिस्टर ओनली देखा तो e नॉट की वैल्यू तो हमने ली, e की वैल्यू ली थी, और e की वैल्यू से हम i की वैल्यू पे आए थे। कैसे आए थे, ओम्स लॉ से आए थे। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, e की वैल्यू है, और हमें तो क्या चाहिए, हमें तो i की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें i ही तो चाहिए एक्चुअल में कि करंट में क्या क्या चेंजेस होंगे एंड ऑल, वो सब हमें देखना है। सो हमें i की वैल्यू चाहिए, हमारे पास di है, तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन di कर दिया, तो ये भी पूरा इंटीग्रेशन e नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी साइन ओमेगा टी डी टी। नाउ इंटीग्रेशन di तो क्या होता है, i, तो वो हमने i लिख दिया। e नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट वैल्यू है, सो वो बाहर निकल गई। अब यहाँ पर रहा क्या, यहाँ पर रहा सिर्फ क्या, अंदर साइन ओमेगा टी dt, और e नॉट बाई एल तो कहाँ चला गया, बाहर चला गया, e नॉट बाई एल तो ये बाहर चला गया। अब इंटीग्रेशन साइन कॉस, इंटीग्रेशन से साइन थीटा, वो कॉस थीटा होता है, कल भी हमने देखा था। सो इंटीग्रेशन साइन थीटा वो होता है कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा, सो माइनस कॉस थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी। लेकिन कल ही हमने बोला था कि अगर थीटा के आगे कुछ भी हो, ओके, 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, तो वो जो है उसका फिर से करना पड़ेगा। तो 2 थीटा का फिर से करोगे तो डिवाइड बाई 2 आएगा, अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 2 आएगा। ओके, सो इंटीग्रेशन में डिवाइड बाई ओमेगा आएगा। तो ये इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कर लिया, उसके बाद हमने लिख दिया ओमेगा। डन। ओके, सो i इज इक्वल टू से, अब ये माइनस बाहर ले लिया तो e नॉट ओमेगा l cos ऑफ ओमेगा t। सो हमें i का फॉर्मूला मिल गया, i इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, हाँ सर वो बस sin ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन बता दो। यही होता है माइनस कॉस ओमेगा, परफेक्ट खाना है सर, भाई यही है, कर ये किया, इतना ही है। ये सपोज इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी है, ओके, तो उसका से साइन थीटा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा ऐसा है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, दैट्स इट बस। सर वो नीचे वही तो बोल रहा हूँ कि नीचे ओमेगा, जैसे कि हम ऐसा करते हैं ना कि से साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, तो हम इसका क्या करेंगे, साइन x का क्या होता है, cos x, तो cos 2x, लेकिन जो x है उसका फिर से करना पड़ेगा, तो 2x का फिर से करेंगे तो इनटू में 2 करते हैं, तो जैसे इनटू में यहाँ पे 2 करते हैं, वैसे ही अगर डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पर मैं ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x dx कर दूं, तो क्या करना पड़ेगा, साइन का हो जाएगा माइनस ऑफ cos 2x, और ये 2x का फिर से करना है, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 2 करते थे, उसको डिवाइड बाई 2 करना है। ओके, तो वैसे ही हमने यहाँ पर जो t के आगे है ओमेगा, इसके लिए हमने ओमेगा से डिवाइड किया है। t के आगे अगर से कुछ भी हो, ओके, व्हाटएवर 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, तो उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ i से माइनस ऑफ e नॉट ओमेगा l cos ओमेगा t। सो अब हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली अभी भी कंपेयर कर सकते नहीं है। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला साइन फंक्शन में है,
और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला कॉस फंक्शन में हम तो बोल देंगे कि दे आर इन सेम फेज, लेकिन सेम फेज में कब बोल सकते हैं? जब तुम्हारा फंक्शन सेम हो तब। यहाँ पर तो साइन फंक्शन है, यहाँ पर तो कॉस फंक्शन है, भले ही यहाँ पर ओमेगा टी फेज है और वहां पर भी फेज क्या है? ओमेगा टी, बट दे आर नॉट सेम। सेम तो है, अरे सेम कब बोल सकते हैं? जब ये फंक्शन सेम हो, पहले तो साइन हो, यहाँ भी साइन हो, फिर अगर ओमेगा टी हो तो हम बोल सकेंगे कि सेम फेज है। लेकिन अभी तो फंक्शन ही अलग है, तो फंक्शन अलग है तो सबसे पहले तो हमें साइन कॉस का साइन बनाना पड़ेगा या फिर साइन का कॉस बनाना पड़ेगा। डन? तो हमने तो साइन फॉर्म में ही देखा है, तो हम कॉस का साइन बना देते हैं। ओके चलो ये रब कर दो। ओके सो ये क्लीन कर दिया। अब हमें ये जो कॉस है उसका साइन बनाना है। सो 10th में हमने, 10th में क्या 11th में भी, लेकिन मैथ्स लिया हो, बायो लिया हो, सो 10th में हमने एक ट्रिग्नोमेट्री में तो एक्चुअली वो एक्सरसाइज तो डिलीट हो गई थी, उसमें फॉर्मूला क्या था? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड कॉस ऑफ, हाँ सर क्या हुआ? आता है ना? हाँ। सो से साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। दिस फॉर्मूला आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री में 8.3 में था, बट 8.3 तुम्हारे रिड्यूस सिलेबस में निकल गई थी, लेकिन मैथ्स के स्टूडेंट को तो इससे बहुत आगे का सब कुछ आता है। बट हमें भी इतना तो पता है, ये कई बार फिजिक्स में भी ये फॉर्मूला आ गया है। ओके सो हमारे पास अभी कॉस थीटा है, तो उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको मैं लिख रहा हूं माइनस ऑफ ई नॉट, यहाँ लिखा हुआ ये, ओके, माइनस ऑफ ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं हम साइन 90 मतलब पाई/2, तो साइन पाई/2 माइनस थीटा। डन? तो वो हमने लिख दिया। अब दोनों साइन में आ गए हैं। और एक फॉर्मूला है, कौन सा? साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ओके, अगर साइन माइनस थीटा होगा तो वो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। कॉस में प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन में प्लस होगा नहीं। सो साइन ऑफ माइनस थीटा अगर माइनस साइन थीटा है, तो अगर माइनस साइन थीटा है उसको तुम माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे ये माइनस है, वो माइनस को मैं अंदर भेज दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ अंदर चला जाएगा, और अंदर चला गया तो वो ओमेगा टी माइनस पाई/2 हो जाएगा। ओके, अब मुझे लग रहा है कि हाँ सेम जैसा आ गया है। ये आ गया है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर मेरा आ गया है I इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई/2। अब मुझे लग रहा है कि सेम जैसा है। डन? थोड़ा बहुत तो लग ही रहा है ना? ओके नाउ अब हम, और यहाँ पे E इज इक्वल्स टू ई नॉट है, वहां पे I इज इक्वल्स टू आई नॉट नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो है। कैसे है देखते हैं। देखो यहां पर हमारे पास जो ई नॉट है, ओमेगा है और एल है, वो सब कुछ कांस्टेंट है। वो टाइम के साथ वो सारी चीजें चेंज होगी नहीं। मैक्सिमम वोल्टेज चेंज होगा नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी नहीं टाइम के रिस्पेक्ट में, इंडक्टेंस भी चेंज होगा नहीं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो चेंज क्या होगा? चेंज होगा ये साइन फंक्शन। साइन फंक्शन कैसे चेंज होगा? अगर टाइम टी चेंज हुआ तो साइन फंक्शन चेंज हो जाएगा। फिर दूसरे कोई टाइम पीरियड में अगर टाइम फंक्शन चेंज हो गया तो साइन फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने वाली वैल्यू कौन सी है? सिर्फ ये वाली वैल्यू तो क्या है? कांस्टेंट ही है। डन? अब ये वाली वैल्यू चेंज होने वाली है, तो वो जो चेंज होने वाली वैल्यू है वो कितना चेंज हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा, कम से कम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, साइन 0 हो सकता है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? पूरी की पूरी 0। तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। अरे 0 हो गया तो सब कुछ ही 0 हो गया, तो कोई फिर बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है कोई। डन? अगर ज्यादा से ज्यादा, हाँ मतलब तुम नेगेटिव बोले थे, वो नेगेटिव जा सकती है, -1 तक जा सकती है। ओके, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कहां जा सकती है? 1। साइन फंक्शन 1 से ज्यादा हो सकता नहीं, इवन कॉस फंक्शन भी 1 से ज्यादा हो सकता नहीं। उसकी वैल्यू हमने देखी थी, ओके, कल भी देखी थी कि यहाँ पर कॉस है, पहला क्या है? कॉस, और दूसरा क्या है? साइन, और पहला यहाँ पे क्या है? 1, और यहाँ पे 0। कॉस 0 1 और साइन 0 0। ये 1 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा -1, 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, 1, और यहाँ पे हो जाएगा 0, -1।
ओके सो ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है और ये 360 मतलब 2 पाई है। और एंगल में बोलना हो तो 0, 90, 180, 270, 360 डन। सो अब हम बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा देखो ये जो पहला x मतलब cos तो कहाँ जा रहा है 1 0 -1 0 तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया 1। साइन का देखेंगे तो 0 1 0 -1 तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया 1। तो साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। तो ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये पूरी वैल्यू क्या हो सकती है 1। अगर ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई तो करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों, ये सब चीज तो कांस्टेंट है, ये सारी चीज कांस्टेंट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लूंगा तो जो करंट मिलेगा वो भी मैक्सिमम मिलेगा, सिंपल। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले ली क्या 1, साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ले ली 1, ये तो कांस्टेंट है तो जो करंट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तो मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया I नॉट इज इक्वल टू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लिख दी मैंने क्या 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख दी 1, ये तो कांस्टेंट है तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो करंट मिलेगा वो I की बजाय अब क्या मिलेगा I नॉट, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैक्सिमम ले लिया है, डन। तो हमें मिल गया I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय ओमेगा एल, मिल गया। ये अलग है, हाँ यहाँ से हमने फंडा चेंज किया है, ये हमें मिल गया। अब ये क्या है E नॉट बाय ओमेगा एल को हम I नॉट लिख सकते हैं, तो वो तो है हमारे पास, ये रहा ऊपर। तो E नॉट बाय ओमेगा एल की जगह हम अब क्या लिख देंगे I नॉट लिख देंगे। सो I इज इक्वल टू I नॉट, फिर ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, अंडरस्टूड। तो ये हमारा हो गया I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। नाउ अब चेक करते हैं फेज। सो आर दे इन सेम फेज, सेम फेज में है वोल्टेज एंड करंट नहीं है, क्योंकि लास्ट थियरी में सेम फेज में थे ओमेगा टी, लेकिन यहां पर ओमेगा टी है और यहां पर ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, डन। तो सेम फेज में तो है नहीं। और एक चीज यहां पर जो हम E नॉट बाई ओमेगा एल लिख रहे हैं, ओके, ये जो हमने लिया ना E नॉट बाई ओमेगा एल इज इक्वल टू I नॉट, तो E नॉट बाई ओमेगा एल इज इक्वल टू I नॉट, ओके, उसी को हम थोड़ा एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो E नॉट बाई ओमेगा एल इज इक्वल टू I नॉट यहाँ चला गया, ओमेगा एल ऊपर चला गया, सो ओमेगा एल इज इक्वल टू E नॉट बाई I नॉट, ओमेगा एल इज इक्वल टू E नॉट बाई I नॉट, डन। नाउ ये E नॉट बाई I नॉट क्या है, मतलब क्या है वोल्टेज बाई करंट। तो भाई हमारा ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ है हमारा V इज इक्वल टू I R, मतलब R इज इक्वल टू V बाई I, ये हमारा ओम्स लॉ है। सो वोल्टेज बाई करंट तो रेजिस्टेंस होता है, तो यहां पर भी E नॉट मैक्सिमम वोल्टेज है, I नॉट मैक्सिमम करंट है, तो ये क्या हो गया रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन ये दिखने में लग तो नहीं रहा है कोई रेजिस्टेंस, ओमेगा एल लिखा हुआ है, ओके, तो एक्चुअली वो रेजिस्टेंस ही है, ओके, लेकिन किसका रेजिस्टेंस है इंडक्टर का, ओके। सो उसको हम डिनोट करते हैं XL से, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज XL, एंड XL इज इक्वल्स टू इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल। तो अभी जब भी इंडक्टर होगा और हमें ओमेगा एल देखे तो एक्चुअली रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्ट कर रहा है, डन, ओके, तो वो रेजिस्टेंस हो गया, दैट इज इंडक्टिव रेजिस्टेंस। इतना समझ में आ गया, ओके। ये तो हमने एसी की बात की, लेकिन सर अगर डीसी में अगर हम इंडक्टर डाल दे, जैसे कि कॉइल डाल दिया, सोलेनॉइड, तो अभी तक तो हम सोलेनॉइड को डीसी में ही तो कनेक्ट कर रहे थे, ओके, तो क्या वहां पर भी सेल्फ इंडक्टेंस क्रिएट, स्मॉल ईएमएफ ई क्रिएट हो जाएगा? चेक करते हैं। देखो हमने बोला कि हमारी जो डीसी है, डीसी करंट, ओके, तो डीसी करंट होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो डीसी करंट मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो कुछ हो ही नहीं, जीरो ही होता है। क्यों? क्योंकि करंट तो कंटिन्यूअसली जा रहा है, ऐसा थोड़ी है कि ये पॉइंट पे यहाँ आया, दूसरे पॉइंट पे यहाँ आया, ओके। सो वहां पर तो हम टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी की बात करते ही नहीं, तो वो क्या हो गया जीरो। तो फ्रीक्वेंसी डीसी करंट में, तो डीसी सोर्स में तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है जीरो। जीरो इन द सेंस चेंज नहीं होती, जीरो नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ओके, चेंज नहीं होती, ओके। सो चेंज नहीं होती है तो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। अगर एफ की वैल्यू जीरो ले ली तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई एफ, 2 पाई बाई टी था और दूसरा फॉर्मूला था 2 पाई एफ।
तो एफ जीरो है तो ओमेगा भी क्या हो गया, जीरो। एफ जीरो तो ओमेगा भी जीरो। सो अगर एफ जीरो हो गया तो एफ और डीसी वो भी क्या हो गया, जीरो। देन अगर एफ फॉर डीसी मतलब फ्रीक्वेंसी फॉर डीसी जीरो हो गया तो ओमेगा एल है, ओके, वो ओमेगा एल हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, उस पे आते हैं। लेकिन एफ जीरो हो गया तो हमारा जो ओमेगा है वो भी क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू है हमारा 2 पाई बाय टी, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ये फॉर्मूला हमने देखा है। अगर ये जीरो हो गया तो पूरी वैल्यू जीरो हो गई, तो ओमेगा क्या हो गया, जीरो। अगर ओमेगा जीरो हो गया तो ओमेगा एल क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। अगर ओमेगा एल जीरो हो गया तो एक्सएल क्या हो जाएगा, जीरो। तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस जीरो है, कोई ऐसा कुछ क्रिएट होगा नहीं। ओके, सो देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एफ डी सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो एक्सएल फॉर डी सी इज जीरो। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो हम बोल रहे हैं वो सिर्फ एसी सोर्स में ही है, डीसी सोर्स में वो होता नहीं है, वो जीरो होता है। ये भी एक मार्क में अलग से पूछ सकते हैं कि भाई एसी सोर्स में तो ये है, हम समझ लिए, लेकिन डीसी हो तो क्या होता है, डीसी में कुछ ऐसा होता है नहीं, ऐसा कोई, क्योंकि हमने पहले ही बोला इंडक्टेंस वो जो स्मॉल ईएमएफ ई प्रोड्यूस हो रहा है वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, वो करंट को अपोज करने के लिए प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों भाई, करंट को क्यों अपोज कर रहा है, क्योंकि करंट बार बार चेंज हो रहा है, उसको पसंद नहीं है चेंज होना। लेकिन डीसी में तो चेंज ही नहीं होता, डीसी में तो करंट कांस्टेंट वैल्यू से चला जा रहा है, वहां तो चेंज हो रहा नहीं है, तो इसलिए वहां पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। लेकिन एसी सोर्स में करंट बार बार चेंज हो रहा है, तो वो चेंज को रेजिस्ट करने के लिए वो सेल्फ इंडक्टेंस क्रिएट हो रहा है। डन, ओके, सो दैट इज एक्सएल फॉर डीसी इज इक्वल्स टू जीरो। सो यहां तक समझ में आ गया, ओके। अब इसका भी हम वेव फॉर्म डायग्राम एंड से फेजर डायग्राम वी विल डिस्कस, ओके। तो ये बंद कर दूं, मतलब क्लीन कर दूं, ओके। हाँ, सो नाउ हमने देख लिया कि वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इन सेम फेज। अगर मुझे फेज लिखना भी हो तो लास्ट थियरी में ही हमने फेज का फॉर्मूला देखा था। फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए फेज ऑफ पहले कौन सा लिखना पड़ेगा, इसका फेज ई नॉट का, ई का, तो ये कितना है ओमेगा टी, तो ये है ओमेगा टी माइनस करंट का फेज, तो करंट के फेज में क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, दोनों को माइनस कर दिया तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो द आंसर क्या आ गया पाई बाय 2, क्योंकि ओमेगा टी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो फेज डिफरेंस हमारा क्या आ गया, फेज नहीं, हाँ फेज डिफरेंस हम बोल रहे हैं, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया पाई बाय 2। डन, तो अब दोनों एक ही पॉइंट से जो हम स्टार्ट कर रहे थे वेव फॉर्म में वैसे स्टार्ट कर सकेंगे नहीं। डन, तो उसका वेव फॉर्म डायग्राम एंड फेजर डायग्राम चेक करते हैं। सो दीज आर दी वेव फॉर्म एंड से फेजर डायग्राम। सो अगर इसमें क्या आता है, फ्लक्स भी आएगा, फ्लक्स उतना नहीं आएगा बट हाँ आएगा जरूर। दैट मच फ्लक्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे नहीं है, ओके। डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स कहाँ आएगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां आएगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ओके। इनडायरेक्टली यस, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, ओके। सो डायरेक्टली नहीं आएगा, इनडायरेक्टली आएगा, ओके। सो से अब हम वेव फॉर्म डायग्राम डिस्कस करते हैं। सो जैसे हमने बोला दोनों फॉर्मूला हमारे पास है, E is equals to E naught sin omega t and I is equals to I naught sin omega t minus pi by 2। अब यहाँ पर फेज डिफरेंस जीरो है नहीं, लास्ट में रेजिस्टर ओनली केस में क्या था, दे E and I both are in the same phase, but here they are not in the same phase, phase difference is not zero। सो क्या होगा, एक आगे जा रहा होगा, एक पीछे जा रहा होगा। जो आगे जा रहा है उसको लीडर बोलते हैं, जो आगे बढ़ रहा है उसको लीडर बोलते हैं, और जो पीछे आ रहे हैं उनको लैग कर रहा है। तो कोई लीड कर रहा होगा और कोई लैग कर रहा होगा, ओके। अब देखो यहाँ पर फेज क्या है ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब जितना ओमेगा टी था उसमें से भी निकल गया है माइनस पाई बाय 2, तो ऑब्वियसली लैग कौन करेगा, ये, और लीड ये करेगा। डन, ओके।
अगर प्लस होता तो चेंज हो जाता, लीड कौन करता, आई, और लैग कौन करता, ई। डन, प्लस भी हो सकता है, डन, ओके। चलो, सो यहां पे हमने ड्रॉ कर दिया, ओके, यहां पर हमने ड्रॉ कर दिया फंक्शन ऑफ से वोल्टेज, एंड नाउ ये π/2 से लैग कर रहा है, फेज डिफरेंस कितना है, π/2, तो करंट π/2 से लैग कर रहा है, मतलब जहां से वोल्टेज स्टार्ट हो गया है वहीं से करंट स्टार्ट होने वाला नहीं है, मतलब वोल्टेज ने पहले स्टार्ट कर दिया है, कितना पहले स्टार्ट कर दिया है, π/2 एंगल पहले स्टार्ट कर दिया है, तो से आधा जो टाइम पीरियड है हाफ साइकिल उसको हम पाई गिनते हैं, और फुल एक साइकिल को हम अगर 2 पाई गिने तो ये आधा हो जाएगा π/2, उसका फिर से आधा हो जाएगा 3π/2, तो ये जो हमारा क्वाड्रेंट होते हैं 4, वैसे ही से 0 π/2 पाई एंड से 3π/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, लाइक दैट। तो 0 देन पाई, मतलब π/2 भी है, 0 मैक्सिमम π/2, फिर वापस पाई, फिर वापस, देखो तुम साइन फंक्शन है ना ये, तो साइन की वैल्यू 0 पे क्या होती है, 0, फिर साइन 90 पे क्या होती है, 1, दैट इज मैक्सिमम, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू आ गई π/2 पे, ये π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई, फिर साइन पाई पे वापस क्या हो जाता है, 0, तो इसीलिए वापस 0 पाई पे वापस 0, फिर 3π/2 पे -1, ओके, सो 3π/2 पे कहाँ गया, ये रहा, तो 3π/2 पे ये देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन नेगेटिव में मैक्सिमम है, दैट इज -1, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, और फिर बढ़ेगा आगे और वापस 2 पाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0। उस हिसाब से ही हम फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, साइन का फंक्शन, ओके। नाउ π/2 एंगल पहले स्टार्ट किया था किसने, वोल्टेज ने, तो करंट π/2 एंगल बाद स्टार्ट करेगा, तो वहां से π/2 एंगल बाद में, क्योंकि करंट लैग कर रहा है ना, तो जो लैग करेगा उसको बाद में ड्रॉ करना है, जो लैग करेगा उसको बाद में ड्रॉ करना है, और जो लीड करेगा उसको पहले ड्रॉ करना है, तो वोल्टेज ने पहले लीड किया है तो उसको पहले ड्रॉ कर दिया, फिर π/2 एंगल जितना भी फेज, अगर फेज डिफरेंस पाई होता तो हम यहां से स्टार्ट करते, लेकिन π/2 है इसलिए हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां से स्टार्ट किया, सेम वे में अगर जैसे पहले बताया था दोनों साइन फंक्शन है तो ऊपर ही स्टार्ट करना, यहाँ फिर अभी हम नीचे से ड्रॉ करने लगे तो वो गलत हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा, डन, ओके। सो ऐसे ऊपर से ही ऐसे ड्रॉ किया आए, और फिर वापस यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हुई, और लाइक दिस दूसरा, डन, कोई डाउट नहीं है, ओके। तो ये हो गया हमारा वेव फॉर्म डायग्राम, जिसमें एक लीड करेगा, इसमें एक लैग करेगा, जो लीड करेगा वो पहले स्टार्ट हो जाएगा, और जो लैग करेगा जितने भी एंगल से लैग हो रहा है उतने एंगल बाद वो स्टार्ट होगा, अगर पाई एंगल से लैग कर रहा है तो पाई एंगल पहले वाले का पाई खत्म हो जाए तब जाके तो वो स्टार्ट करेगा, अगर π/2 से लैग कर रहा है तो पहले वाले का जो लीड कर रहा है उसका π/2 खत्म हो जाए तब तो वो अभी स्टार्ट करेगा, डन, ओके। तो वैसे हमें ड्रॉ करना है। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू सी द फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम भी अभी हम चेक करें तो फेजर डायग्राम में भी वेरी सिंपल, अगेन हम जस्ट लाइक वेलोसिटी वेक्टर जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे ही ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे किसका, वोल्टेज का, ई का, तो ई का ड्रॉ करेंगे और उसका फेज कितना है पहले वो एंगल पे ड्रॉ करेंगे, तो फेज कितना है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी एंगल पे ड्रॉ करेंगे। सो यहां से जैसे पहले किया था वैसे ही ओमेगा टी एंगल पर हमने ये ई को ई नॉट को से ड्रॉ कर दिया, दिस इज ई नॉट, डन। अब हमने क्या बोला था कि वेक्टर को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये अगर हमारा वेक्टर है अगेन बी और ये थीटा, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, बी कॉस थीटा, और इसको बोल सकते हैं क्या, बी साइन थीटा, डन, ओके। तो वैसे ही यहाँ पर ये ई नॉट है, सो दिस वेक्टर यहां से हम यहां आएंगे तो ये जो वेक्टर है दिस वेक्टर इज व्हाट, ई नॉट कॉस थीटा क्या है, ओमेगा टी, यस, एंड ये जो होगा वो हो जाएगा हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट साइन ओमेगा टी हमारा ई मिल गया, वाई एक्सिस पे हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू आना चाहिए, तो वाई एक्सिस पे हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, वही आ गया, दैट मींस हमारा फेजर डायग्राम उसके लिए तो सही है। अब आई के लिए भी ड्रॉ करते हैं, तो आई के लिए ड्रॉ करते हैं, चलो आई के लिए कहां से ड्रॉ करें, जो ओमेगा टी माइनस π/2 एंगल से ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले तो
ओमेगा टी किसका था, जो ई का था वो ओमेगा टी था। अब उससे माइनस पाई बाय टू मतलब उससे पीछे है, ओके, प्लस पाई बाय टू होता तो उससे आगे होता। हम ड्रॉ कैसे करते हैं जनरली, देखो ये कहां से कहां जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं ऐसे, मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और पीछे जा रहे हैं तो थोड़ा क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, ओके। तो ये तो हम ओमेगा टी आगे है, ओमेगा टी हमें ड्रॉ करना था, ओमेगा टी ड्रॉ कर लिया। अब उसमें से माइनस पाई बाय टू है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, सॉरी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, सो क्लॉकवाइज आएंगे तो कितना क्लॉकवाइज आना है, पाई बाय टू। अगर बोलते कि भाई पाई बाय फोर तो भाई आधा जाते, पाई बाय टू तो 90 डिग्री जाना है, लाइक दैट। सो हम चले गए पाई बाय टू एंगल, ये पाई बाय टू एंगल हम ऐसे माइनस में चले गए, एंड दैट इज आई नॉट। डन। अब हम जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल नेगेटिव लेते हैं, याद है ना। जैसे कि ये पाई बाय टू है, लेकिन मैं एंटी क्लॉकवाइज गया इसलिए पाई बाय टू। अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज जाता तो ये 3 पाई बाय टू को ही मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस पाई बाय टू। पता है ना, ये इसको ही मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस पाई बाय टू। फिर यहां से वापस जाऊंगा, इसको ही मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस पाई। इसको ही मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस 3 पाई बाय टू, क्योंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं इसलिए साइन माइनस, सिर्फ एंगल वैसे ही बढ़ता जाएगा, ओके। तो वैसे ही यहां पर हम पाई बाय टू ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू से जा रहे हैं। ओमेगा टी माइनस ये इतना ओमेगा टी है और ये माइनस पाई बाय टू है, तो हम एक्चुअल में कहां से, यहां है हमारा, जैसे यहां था वैसे ये वेक्टर आई नॉट यहां पर है, ओके। ओमेगा टी माइनस में पाई बाय टू, लेकिन ये तो क्लॉकवाइज गए, माइनस पाई बाय टू तो कहां गए हम, क्लॉकवाइज गए, तो उसकी साइन क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव, जैसे यहां हमने ली वैसे। तो अगर हम नेगेटिव साइन ले ले, ओके, अगर हम ये नेगेटिव साइन ले ले तो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा यहाँ पे से पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी। ये कहां से आया, ये कहां से आया, पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी। इतना कितना था, 90, इतना टोटल 90 था। टोटल 90 में से ये ओमेगा टी माइनस कर दो तो इतना मिल गया ना। ये समझ में आ रहा है, वो सब कुछ ड्रॉ किया, इसलिए ये क्लीन कर देता हूं। कैसे ड्रॉ किया है देखो, ये एंगल मेरा कितना है, ओमेगा टी। अब मैं इससे माइनस पाई बाय टू, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, तो ये मेरा 90 डिग्री बन गया। डन। ये मैंने आई नॉट ड्रॉ कर दिया, समझ में आया। ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ये जहां था उससे पाई बाय टू माइनस, तो ये 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। अब ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल क्या है, 90 डिग्री, करेक्ट। उसमें से यहां से इतना एंगल कितना है, ओमेगा टी, तो इतना एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल 90 था तो 90, उसमें से ये ऊपर वाला निकाल दो तो ये एंगल इतना हो जाएगा। तो अगर हम वो ऐसे हम पूरे में अगर यहां से यहां पूरा जाते थे तो इसको हम लिखते थे माइनस पाई बाय टू, क्योंकि ये एंगल 90 है तो पाई बाय टू तो लिखा, लेकिन नेगेटिव में मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस पाई बाय टू लिखा। वैसे ही हम यहां से एंगल नीचे जा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, और जितना एंगल होगा उतना लिखेंगे, तो एंगल कितना है, 90 माइनस ओमेगा टी। डन। इसके लिए यहां पर लिखा है माइनस में 90 माइनस ओमेगा टी। समझ में आया, बंद हो गया बैटरी, ओके, समझ में आया। इसके लिए यहां लिखा है माइनस में 90 माइनस ओमेगा टी, पक्का समझ में आया, ओके। नाउ अब हम देखें माइनस अगर अंदर चला गया तो वो हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ओके। ये एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ये एंगल हो गया ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। वापस वहां आओ, ये देखो, ये मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये है मेरा क्या, थीटा। ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये सपोज बी है तो ये क्या हो जाएगा मेरा बी कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। डन। तो ये मेरा थीटा है, वैसे ही ये थीटा है, तो उसका एक्स एक्सिस पे हो जाएगा मेरा क्या, आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू।
लेकिन आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 वो तो क्या है आई, तो मिल गया मुझे आई। दैट मीन्स हमारा फेजर डायग्राम करेक्ट है। अगर यहाँ पे आगे पीछे ये अगर तुमने करेक्शन सही नहीं किया तो ये आगे पीछे आ जाएगा और फिर हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। और एग्जैक्ट वैल्यू ना आए दैट मीन्स हमारे फेजर डायग्राम में गलती है। बहुत माइन्यूटली चेक करते हैं, ये अकेले फेजर डायग्राम सिर्फ तुमने सही ड्रॉ किया हो उसका 1 या 2 मार्क्स देते हैं। ओके, अगर सही एग्जैक्टली सब कुछ किया हो तो ऐसे तुम्हें एंगल भी दिखाना पड़ेगा। ये माइनस लिया हुआ है ऐसे, फिर जाके प्लस करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं शो कर देना है। अंडरस्टूड? पक्का? तो ये हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करके हमें E की वैल्यू भी मिल गई, हमें I की वैल्यू भी मिल गई। अगर फेज डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना भी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले वोल्टेज का फेज माइनस करंट का फेज। तो वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी, और करंट का फेज है क्या? माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस कट और ये प्लस हो जाएगा तो प्लस पाई बाय 2। दैट इज द फेज डिफरेंस। अंडरस्टूड? ओके, पक्का समझ में आ गया? यस। तो ये हमने थियरी देखी कौन सी? एसी सोर्स अप्लाइड टू इंडक्टर ओनली। इससे पहले हमने देखा था एसी सोर्स अप्लाइड टू रेजिस्टर ओनली, तो उसमें तो सेम फेज है ओमेगा टी, और यहाँ भी सब कुछ सेम ही है, तो ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि कैसे फॉर्मूला भी अलग हो रहा है क्योंकि हमने इंडक्टर डाला है। वहां तो सिर्फ आर था, ओम्स लॉ से ही सब खत्म हो गया। यहाँ पे इंडक्टर का केस लिया हुआ है और इंडक्टर की प्रॉपर्टी एसी करंट के लिए ही है। जो सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी है वो एसी के लिए है, जहां पे करंट चेंज होगा उसको वो अपोज करेगा। हमने देखा डायरेक्ट करंट में तो भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस तो 0 आ रहा है। डन? तो उसकी वजह से फॉर्मूला भी डिफर हो रहा है, फेज डिफरेंस भी आ रहा है, तो वो हमने देखा और उसका फेजर डायग्राम, वेव फॉर डायग्राम भी हमने देखा। अंडरस्टूड? अगेन जैसे उसके बेस पे न्यूमेरिकल है वैसे ही इसके बेस पे भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, यही सारे फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। अंडरस्टूड? ओके।